इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1911 की चीनी क्रांति की। सोचिए, 2000 साल पुरानी एक विशाल साम्राज्यवादी व्यवस्था जो अजेय लगती थी, अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन ये महज एक राजवंश का अंत नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव था। इसी बदलाव ने एक नए चीनी गणराज्य की नींव रखी, जो भले ही अधूरा था लेकिन जिसने भविष्य की दिशा तय कर दी। तो आइए इस दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है, तो सीधे शुरू करते हैं। हम इस पूरी क्रांति और इसके पीछे की कहानी को इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। मानसिकता में बदलाव, रेलवे की चिंगारी, वूचांग विद्रोह, समानता की लड़ाई और अंततः एक अधूरा गणराज्य। चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, साम्राज्यवादी मानसिकता में बदलाव, यानी उस 2000 साल पुरानी व्यवस्था का अंत। अब जरा इस पर गौर कीजिए। हजारों सालों से चीन पर इसी विश्वास के साथ शासन किया गया था कि सम्राट स्वर्ग का पुत्र है और उसे शासन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। उसकी शक्ति को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन 1895 में जब जापान ने चीन को एक युद्ध में बुरी तरह हराया, तो वहां के सुधारवादी अभिजात वर्ग की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि केवल सम्राट के भरोसे बैठे रहने से देश नहीं बचने वाला। और यहीं से एक बिल्कुल नया विचार उभरा, लोकप्रिय संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब था कि असली ताकत जनता के हाथ में है और लोग ही इस राज्य के असली मालिक हैं। जाहिर है, ये नए और क्रांतिकारी विचार अचानक हवा से नहीं टपके थे। कांग यूवेई जैसे विचारकों ने महान समानता का प्रचार शुरू किया, जिसने सदियों पुरानी पारिवारिक और लैंगिक सीमाओं को चुनौती दी। लियांग किचाओ ने कहा कि एलीट वर्ग और आम जनता के बीच की ये जो गहरी खाई है, इसे मिटाना होगा। और फिर एंट्री होती है सन यात सेन के क्रांतिकारी गठबंधन की। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और विदेशी मंचो शासकों को सत्ता से बाहर करने का एकदम स्पष्ट आह्वान किया। मतलब इन शुरुआती सुधारकों ने समानता की एक ऐसी चिंगारी लगाई जो धीरे धीरे पूरे देश की रगों में दौड़ने लगी। अब आते हैं भाग 2 पर, रेलवे की चिंगारी और कैसे आर्थिक शिकायतों ने पूरे राष्ट्र को आग लगा दी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक आर्थिक फैसले ने क्रांति का रूप कैसे ले लिया। मई 1911 का ये सिचुआन रेलवे संरक्षण आंदोलन दस्तावेज देखिए। किंग राजवंश ने अचानक एक फरमान जारी किया कि सभी प्राइवेट रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इसका मतलब था कि सरकार ने निर्माण और मुनाफे का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जरा सोचिए, प्रांतीय निवेशकों और आम जनता में कैसा भारी आक्रोश फैला होगा। उन्हें साफ दिख रहा था कि उनका पैसा और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इस भारी गुस्से की एक और बड़ी वजह थी हुकुआंग समझौता। इसके तहत सरकार विदेशी बैंकिंग फर्मों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी। स्थानीय सिचुआनी लोगों को ये डर सताने लगा कि सरकार उनकी रेलवे का इस्तेमाल विदेशियों से कर्ज लेने के लिए कर रही है। नतीजा क्या हुआ? निवेशकों ने टैक्स देना बंद कर दिया और अपनी रेलवे बचाने के लिए एक संगठित विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। इस सीधे आर्थिक अन्याय ने उन लोगों को एकजुट कर दिया जो पहले से ही बदलाव की राह देख रहे थे। और यही हमें ले जाता है तीसरे भाग पर, वूचांग विद्रोह, वो घटना जो असल में एक आकस्मिक चिंगारी थी। यहाँ इतिहास की एक बहुत ही हैरान करने वाली विडंबना देखने को मिलती है। किंग राजवंश ने खुद को मजबूत करने के लिए एक नई सेना बनाई थी और आधुनिक सैन्य अकादमियां खोली थीं। लेकिन आधुनिक ट्रेनिंग और पश्चिमी शिक्षा के संपर्क ने इन कैडेटों को राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय बना दिया। जिन सैनिकों को शाही सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, वही गुपचुप तरीके से क्रांतिकारी समूहों में शामिल हो गए और आगे चलकर इसी सेना ने राजवंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। अब सुनिए कि कहानी में कैसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 9 अक्टूबर 1911 को वूचांग में कुछ क्रांतिकारी अपनी गुप्त योजना बना रहे थे। वहां एक आदमी सिगरेट पी रहा था और गलती से उसकी राख बारूद पर गिर गई और एक बम फट गया। इस धमाके ने पुलिस का ध्यान खींच लिया और जल्दबाजी में भागते हुए क्रांतिकारियों की मेंबरशिप लिस्ट वहीं छूट गई। अब गिरफ्तारी का डर इतना था कि मजबूरी में उन्हें अगले ही दिन यानी 10 अक्टूबर को बिना किसी बड़े नेता के विद्रोह शुरू करना पड़ा। महज एक गिरी हुई सिगरेट की राख ने पूरे राजवंश के पतन की रफ्तार बढ़ा दी। वूचांग का ये अचानक हुआ विद्रोह अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। क्रांतिकारियों ने सीधा गवर्नर जनरल के दफ्तर पर हमला बोल दिया और वो वहां से भाग निकला। इसके बाद विद्रोही सैनिकों ने अपनी ही सेना के एक कर्नल ली युआनहोंग को नया सैन्य गवर्नर चुन लिया,
जो कि खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा भी नहीं था। स्थानीय व्यापारियों ने तुरंत तिजोरियां खोल दी और नई सरकार को पैसा दिया। उधर विदेशी शक्तियों ने भी दूर रहना ही बेहतर समझा। इस त्वरित सफलता ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा किया कि वुहान के ये स्थानीय क्रांतिकारी रातों रात पूरे देश के नेता बन गए। लेकिन ये क्रांति सिर्फ सेना और हथियारों तक सीमित नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, समानता की लड़ाई, जहां सामाजिक परिवर्तन और नारीवाद ने भी गहरी जड़ें जमाई। जरा क्रांतिकारी नारीवादी क्यू जिन के इन शक्तिशाली शब्दों को सुनिए। उन्होंने याद दिलाया कि जन्म के समय प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया था। उस समय चीनी समाज में फुट बाइंडिंग यानी महिलाओं के पैरों को कसकर बांधने और जबरन शादी करने जैसी बेहद क्रूर प्रथाएं गहराई तक रची बसी थीं। क्यू जिन ने इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। ये एक साफ संदेश था कि महिलाओं को अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि उस समय की ये विचारक केवल समाज सुधार की मांग नहीं कर रही थीं, वे इसे सीधे राज्य के भविष्य से जोड़ रही थीं। हे यिनजेन का स्पष्ट तर्क था कि अगर महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा गया और उन्हें विकसित होने का मौका नहीं मिला, तो ये उस नए गणराज्य के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ होगा। महिलाओं की मुक्ति अब केवल एक विकल्प नहीं थी, बल्कि एक सफल समाज बनाने की सबसे बुनियादी जरूरत बन चुकी थी। इन दो विरोधी विचारधाराओं को निष्पक्ष रूप से देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो पारंपरिक कन्फ्यूशियस रीति रिवाज थे जो सदियों से कहते आ रहे थे कि पुरुष श्रेष्ठ है और महिला निम्न, और उसका काम सिर्फ घर संभालना है। दूसरी तरफ क्रांति के ये नए लक्ष्य थे जो बिल्कुल अलग दिशा में देख रहे थे: समान शिक्षा, वोट देने का अधिकार और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भरता। ये क्रांति केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं थी, यह लोगों के दिमाग से उन हजारों साल पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का एक प्रयास था। तो क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हासिल हो गया? आइए देखते हैं हमारे आखिरी भाग में, एक अधूरा गणराज्य और 1911 की विरासत। जब वूचांग में वो सिगरेट वाले हादसे से विद्रोह भड़का था, तब डॉक्टर सन यात-सेन अमेरिका में थे। वो 25 दिसंबर को शंघाई पहुंचे और फिर एक विशेष ट्रेन से नानजिंग के लिए निकले। आखिरकार 1 जनवरी 1912 को उन्होंने अनंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसी के साथ चीन में 2000 साल पुराने राजशाही शासन का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा कर दी गई। लेकिन सवाल वही है, क्या ये परियोजना पूरी तरह सफल रही? इतिहासकार ज़्याओ वेई जेंग एक बहुत ही अहम बिंदु की ओर ध्यान खींचती हैं। हालांकि इस क्रांति ने जनता के अधिकारों और संप्रभुता जैसे महान विचारों को बहुत लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि नया गणराज्य एक स्थिर और कार्यात्मक संवैधानिक राज्य स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। विचार तो आ गए थे, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में लागू करने वाली व्यवस्था अभी भी बहुत कमजोर थी। और ये शानदार ढंग से हमें दिखाता है कि क्रांतिकारी आदर्शों को रोजमर्रा के शासन में ढालना कितना मुश्किल होता है। अक्सर जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले इन्हीं नए नेताओं का बर्ताव दमनकारी होने लगा। जनमत के नाम पर राजनेताओं के बीच कुर्सियां हथियाने की होड़ लग गई। शक्तियों के पृथक्करण जैसे जो सबसे जरूरी संवैधानिक विचार थे, उन्हें कभी ठीक से लागू ही नहीं किया गया। एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाने के बजाय सारी ऊर्जा महज जोशीले भाषणों और खोखले दावों में बह गई, जो हमें अंत में इस सबसे बड़े और विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है: आखिर यह संवैधानिक परियोजना काम क्यों नहीं कर पाई? एक प्राचीन साम्राज्य की राख पर खड़े होकर एक नए लोकतांत्रिक रूप से काम करने वाले गणराज्य की संस्थाओं का निर्माण करना, ये केवल कागजी विचारों से नहीं होता, ये एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। 1911 की चीनी क्रांति ने अधिकार, समानता और स्वतंत्रता के बीच जरूर बोए, लेकिन उस लोकतंत्र को पूरी तरह से साकार करने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दी। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।